हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, प्रूव डैट रूट 5 इज़ इरेशनल। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रूफ करने के आते हैं रूट की वैल्यूज़ को, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि बोर्ड एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछता है इस टाइप का। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा किस टाइप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और बहुत आसान तरीके से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। बिल्कुल आपको एक बार में फिट हो जाएगी आपके दिमाग में, इस टाइप से मैं आपको करवाऊंगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। अब रूट 5 को हम इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखिए, हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो रहेगी कि हम रूट 5 को क्या मानेंगे, रेशनल मानेंगे। ठीक है, इसके अपोजिट में जाएंगे, इसके अगेंस्ट में जाएंगे कि ये अगर बोल रहा है रूट 5 इज इरेशनल, हम इसके अपोजिट में जाएंगे कि रूट 5 हम तो क्या मानेंगे, रेशनल मानेंगे। ठीक है, और फिर हमने जब रूट 5 रेशनल माना ना, फिर उसको रेशनल जो माना है उसको हम क्या कर देंगे, झूठा साबित कर देंगे कि भाई ये तो हमारा क्या निकला, जो हमने अज्यूम किया था वो क्या निकला, हमारा अजम्पशन गलत निकला, रॉन्ग निकला। ठीक है, अगर वो अजम्पशन हमारा रॉन्ग निकला, इसका मतलब क्या है, रूट 5 इरेशनल है। भाई रेशनल नहीं निकला तो क्या निकला, इरेशनल निकला। क्लियर है? तो इस टाइप्स की हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी और इसी टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? बात समझ गए? अब देखो, रूट 5 इज इरेशनल। सबसे पहले बात करते हैं रूट 5 की। तो जितनी भी नॉन परफेक्ट वैल्यू होती है रूट के अंदर, नॉन परफेक्ट में मतलब आप समझते हो, जैसे कि मैंने कहा अगर रूट 9, तो रूट 9 रूट के अंदर जो 9 वैल्यू है ये परफेक्ट वैल्यू है। क्यों? क्योंकि रूट 9 का जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं रूट 25 बोलता हूँ तो आप इसकी वैल्यू बताओगे 5। मतलब आप समझ रहे हो, जो 9 है 25 है, ये रूट में जो अगर आती है, फॉर एग्जाम्पल 64 बोला या रूट 100 बोला, ये परफेक्ट वैल्यू देती है अपने को। ठीक है, दे रही है ना 3, 5, 8 और 10, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है। 64 हुआ, 100 हुआ, 25 हुआ, 9 हुआ। बट अगर मैं वहीं अगर बोलूँ रूट 5, रूट 3, रूट 2, रूट 6, रूट 7, रूट 8, क्या ये परफेक्ट वैल्यू है? ये बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू नहीं है। तो जितनी भी नॉन परफेक्ट वैल्यू होती है ये हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। वहीं अगर मैं परफेक्ट वैल्यू की बात करूँ रूट के अंदर, वो क्या होते हैं, हमारे इरेशनल्स होते हैं, सॉरी रेशनल होते हैं। क्लियर है बात? समझ गए? और नॉन परफेक्ट वैल्यू जो होती है इरेशनल। तो नॉन परफेक्ट वैल्यू को ही हमारे को प्रूफ करके दिखाना है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो रूट नॉन परफेक्ट वैल्यू वाले होंगे। आपके रूट 2 हुआ, रूट 3 हुआ, रूट 5 हुआ, और भी रूट में कुछ भी वैल्यूज आ सकती है एग्जाम में। तो आपको कैसे करना है इनको सॉल्व, वो मैं आपको करना सिखाऊंगा। क्लियर है बात? तो चलो, आप रेशनल और इरेशनल नंबर तो समझ गए। चलिए ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको रूट 5 को हम क्या मानेंगे, रेशनल मानेंगे। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, तो लेट करते हैं हम, लेट us assume on the contrary, इसी टाइप से आपको लैंग्वेज लिखनी है, that रूट 5 इज रेशनल, रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, देन अब ये रेशनल नंबर है, अगर हमने रेशनल नंबर माना है इसको, then there exist co-prime positive integer, co-prime positive integer a and b, a and b, सच डैट, किस हिसाब से करेंगे, सच डैट अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। रूट 5 लिखा मैंने, और रूट 5 को हमने रेशनल माना, तो रेशनल नंबर जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं आपको पता है, a अपॉन b के फॉर्म में, या p अपॉन q, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो हमने लिख दिया a अपॉन b। ठीक है, रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। क्लियर है बात? कोई परेशानी नहीं है ना? ठीक है, समझ गए आप? अब देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले बात तो आप मेरे से पूछोगे को प्राइम नंबर होता क्या है सर, हमें बताइए को प्राइम नंबर तो बताइए कि को प्राइम होता क्या है। तो देखो, यहाँ पर जो को प्राइम होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, देन देयर HCF is
1। ठीक है, अब देखो मैं कोप्राइम की कहानी सुनाता हूँ आपको। कोप्राइम होता क्या है? तो कोप्राइम मीन्स होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ 6 और 25, ठीक है, ये 6 और 25 ये जो पेयर है ना, ये कोप्राइम का है। कैसे कोप्राइम का पेयर है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि देखिए 6 है, 6 के हमारे को क्या निकालने हैं? फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालिए 6 के, तो 6 के फैक्टर अगर आप निकालते हो तो एक तो 1 फैक्टर होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है और एक 6 फैक्टर होता है खुद। क्लियर है? वहीं अगर मैं 25 के फैक्टर निकालूँ तो 1 होता है, 5 होता है और 25 खुद होता है। अब हमें क्या देखना होता है कोप्राइम के लिए कि क्या ये कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम का पेयर है 6 और 25। तो कोप्राइम का पेयर जो होता है, कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके फैक्टर्स ओनली क्या होंगे? 1 होगा, जिसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? ओनली 1 होगा, वो पेयर जो होता है वो कोप्राइम होता है। ठीक है, ऐसे दो नंबर्स, जो भी दो नंबर्स हम ले रहे हैं उनको अगर हमें कोप्राइम चेक करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 और 25 लिया, क्या ये कोप्राइम है? तो इसे चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें इनके फैक्टर्स लिखने हैं और फैक्टर्स के बाद में चेक करना है कि इनके जो कॉमन फैक्टर क्या 1 है। अगर कॉमन फैक्टर 1 है जब, तो ये जो दोनों नंबर है ये क्या है? हमारे कोप्राइम नंबर का पेयर है, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पर देखिए कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? ओनली 1 आ रहा है, और कोई आ रहा है क्या फैक्टर? नहीं आ रहा है। तो ये क्या है? 6 और 25 कोप्राइम नंबर है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना। वहीं अगर मैं बात करूं जैसे कि फॉर एग्जांपल 8 ले लिया और 16 ले लिया, अब देखो इसको चेक करते हैं अपन। तो यहाँ पर देखो 8 और 16, क्या ये 8 और 16 का भी कोप्राइम होगा क्या? तो आप कहोगे 1 एक फैक्टर होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा, एक 8 होगा, एक 16 होगा, 8 होगा ओनली। ठीक है, वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये सभी फैक्टर होंगे, इसके होंगे। तो यहाँ पर देखो 1 भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, तो ये कोप्राइम नहीं होगा, क्योंकि ओनली वन ही आना चाहिए कॉमन फैक्टर। क्या आना चाहिए? ओनली 1 ही आना चाहिए कॉमन फैक्टर। तो वो पेयर जो होगा वो कोप्राइम होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 और 25। वहीं 8 और 16 हमारा कोप्राइम नंबर नहीं होगा। क्लियर है बात? तो कोप्राइम मतलब समझ गए आप। तो कोप्राइम की एक कंडीशन होती है क्या? कोप्राइम नंबर वही होंगे जो हमारे क्या होंगे, जिनका कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 1। मतलब कुल मिलाकर HCF जो आएगा वो क्या आएगा हमारा? HCF क्या आएगा हमारा? 1 आएगा। क्लियर है? चलिए, तो हम समझ गए कोप्राइम नंबर। अब देखो कोप्राइम नंबर की कहानी अगर हम समझ गए हैं कि HCF जो उनका HCF होता है वो क्या होता है? ओनली 1 होता है। अब देखो अगर मैं बात करूँ आपकी फॉर एग्जांपल 8 और 16, क्या सर 8 और 16 कोप्राइम है? मैं कहूँगा नहीं, 8 और 16 तो कोप्राइम नहीं है। ठीक है, 8 और 16 हमारा कोप्राइम नहीं है। बट अब आप मेरे से पूछोगे सर क्या जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं, है ना, वो क्या कोप्राइम नंबर्स होते हैं? मतलब जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं उनका ये ए पार्ट और बी पार्ट जो होता है ये कोप्राइम नंबर होता है? मैं कहूँगा जी हाँ, कोप्राइम नंबर होता है। कैसे? देखिए फॉर एग्जांपल मैंने 8 और 16 दिया, 8/16, क्या ये रेशनल नंबर है? आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल रेशनल नंबर है। लेकिन सर यहाँ पर 8/16, 8 और 16 तो हमारे कोप्राइम नहीं है। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं है कोप्राइम। बट इनको रिड्यूस अगर आप करोगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, आंसर क्या आया? 1/2। अब 1 और 2 के फैक्टर्स निकालो। देखो 1 का फैक्टर 1 ही होगा और 2 का फैक्टर 1 और 2 होगा। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर देखो क्या आ रहा है? ओनली 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ओनली 1 आने का मतलब है कि ये दोनों A और B क्या थे? हमारे दोनों पेयर्स कोप्राइम थे। बट यहाँ पर 8 और 16 नहीं थे। समझ रहे हो मेरी बात? बट रिड्यूस करने के बाद तो आ रहा है ना, रिड्यूस करने के बाद तो आ रहा है हमारा 1। इसका मतलब है कि ये क्या है? रेशनल। तो जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर्स के पेयर्स होते हैं। ठीक है, बट वो रिड्यूस करने पर होंगे। जैसे कि यहाँ पर 8 और 16 था ना, तो ये नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है बात? समझ में आ गई? चलिए ठीक है, तो अब हम इसे हटाते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो √5 = A/B। तो हमारी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि अगर हमारा A और B दोनों अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब कोप्राइम है, इसका मतलब रेशनल है। और अगर 1 नहीं आ रहा है तो फिर हमने जो माना इसको रेशनल नंबर, वो क्या हो गया हमारा? प्रूफ इरेशनल हो गया। यही स्ट्रेटेजी रहेगी। क्लियर है बात? तो चलिए √5 = A/B हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये रूट को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर √5 है तो इसको रूट को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रूट को हटाने के लिए हम दोनों साइड में स्क्वायर कर सकते हैं ना। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो हम कर लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर = A/B का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या होगा हमारा? √5 का स्क्वायर होगा 5 और A/B का स्क्वायर क्या होगा? A² /B²।
यही होगा। क्लियर है बात? तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। क्या करवाना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप कह सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर ये तो हो गया हमारा 5b स्क्वायर और ये हो गया हमारा ए स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। यहाँ पर क्या समझने वाली बात है कि यहाँ पर देखो 5 जो है 5b स्क्वायर, अब 5b स्क्वायर का फैक्टर कौन है? 5 है। आप कहोगे सर कैसे? अब मैं देखो आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर अगर b में कुछ भी वैल्यू पुट करो, b में कुछ भी वैल्यू पुट करोगे उसका फैक्टर क्या निकलेगा? 5 निकलेगा। 100% है, क्योंकि जो भी वैल्यू अगर उससे मल्टीप्लाई हो जाती है ना तो वो उसका फैक्टर हो जाता है। अब देखो यहाँ पर 5b स्क्वायर है, यहाँ पर समझना 5b स्क्वायर। अब b में कुछ भी पुट करोगे 5 से डिविजिबल होगी वो वैल्यू। आप चाहे 1 पुट करो, चाहे 2 पुट करो, चाहे 3 पुट करो b के अंदर और उसकी वैल्यू लेकर आओ, जो भी वैल्यू आएगी वो 5 से डिविजिबल होगी। मतलब हम कह सकते हैं कि 5b स्क्वायर का जो फैक्टर होगा वो कौन होगा? हमारा 5 होगा। होगा या नहीं होगा? होगा बिल्कुल। तो 5b स्क्वायर का फैक्टर कौन होगा? हमारा 5 होगा। अगर 5b स्क्वायर का फैक्टर अगर हमारा 5 हो रहा है तो मुझे एक बात बताओ, a स्क्वायर का फैक्टर भी 5 नहीं होगा क्या? क्योंकि यहाँ पर इक्वल में है और इक्वल में कौन है? हमारा a स्क्वायर है। जब 5b स्क्वायर का फैक्टर अगर 5 है तो a स्क्वायर का फैक्टर भी तो 5 होगा। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, 5b स्क्वायर का अगर फैक्टर 5 है और इक्वल में यहाँ पर a स्क्वायर दे रखा है तो 5b स्क्वायर का फैक्टर अगर 5 है तो a स्क्वायर का फैक्टर भी 5 होगा। देन हम कह सकते हैं कि 5b स्क्वायर का फैक्टर अगर 5 है तो a स्क्वायर का फैक्टर भी 5 होगा। देन हम लिख लेते हैं यहाँ पर 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं? 5, ये जो हमने बार लगाई है ना, इस बार का मतलब क्या होता है? फैक्टर ही होता है। तो 5 इज द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। देन 5 इज द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, देन 5 इज द फैक्टर ऑफ a। अगर 5 a स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 जो होगा वो हमारा a का भी फैक्टर होगा। होगा या नहीं होगा? तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर थोड़ा रीज़न दे देना कि ये क्यों लिखा हमने। 5 इज द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, इसका रीज़न लिख लेना 5 इज द फैक्टर ऑफ 5b स्क्वायर, इसलिए हमने ये करा। क्लियर है बात? चलिए इतना आप समझ गए, कोई परेशानी नहीं है ना? चलिए अब देखो 5 इज द फैक्टर ऑफ a, या हम इसको बोल सकते हैं 5 डिवाइड्स a, कुछ भी बोल सकते हैं इस बार को। ठीक है, तो 5 इज द फैक्टर ऑफ a। समझ गए बात? चलिए अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक बात बताओ मेरे को, जो भी डिविजिबिलिटी होती है, जितनी भी डिविजिबिलिटी होती है वो किस फॉर्मेट के अंदर होती है? डिविजिबिलिटी होती है a इज इक्वल टू बी सी के फॉर्मेट में, वेयर a इज इक्वल टू डिविडेंड, b इज इक्वल टू डिविजर और c मीन्स क्वोशंट होता है। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ पर सर क्या रिमाइंडर नहीं होता है? देखो डिवीजन एल्गोरिथम की बात नहीं कर रहा हूँ, डिवीजन एल्गोरिथम अलग होती है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये अलग है। डिविजिबिलिटी मतलब अगर एक कोई भी डिवीजन है वो परफेक्ट, डिविजिबिलिटी कब बोलूँगा मैं कि कोई भी डिवीजन परफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल 10 को डिवाइड करूँगा मैं 5 से तो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बच रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 11/5, ये डिविजिबिलिटी नहीं है, ये एक प्रॉपर डिवीजन नहीं है, एक परफेक्ट डिवीजन नहीं है, बट 10/5 परफेक्ट डिवीजन है। क्लियर है? तो डिविजिबिलिटी वही होती है जहाँ पर पूरा पूरा परफेक्ट डिवीजन जाता है। तो डिविजिबिलिटी जो होती है वो a इज इक्वल टू बी सी होती है, वेयर a इज इक्वल टू डिविडेंड, b इज इक्वल टू डिविजर, c मीन्स क्वोशंट। यहाँ पर रिमाइंडर नहीं होता क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर क्या आता है? डिवीजन में जो परफेक्ट डिवीजन होती है वहाँ पर रिमाइंडर क्या होता है? हमेशा 0 ही आएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा नहीं होता है। क्लियर है? तो a इज इक्वल टू बी सी का फॉर्मेट होता है कौन सा? डिविजिबिलिटी का। किसका होता है? डिविजिबिलिटी का जो फॉर्मेट होता है a इज इक्वल टू बी सी होता है। अब देखो a इज इक्वल टू बी सी को समझो, यहाँ पर a इज इक्वल टू बी सी, a डिविडेंड होता है, डिविजर b होता है, c मीन्स क्वोशंट होता है। यहाँ पर मुझे बताओ 5 इज द फैक्टर ऑफ a, इसका मतलब क्या है कि 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको? a को। तो a क्या हो गया हमारा? a तो हो गया हमारा डिविडेंड। ठीक है, देखो इस फॉर्मेट में आप इसको लगाओ, इस फॉर्मेट में इसको लगाओ, तो a तो हो गया हमारा कौन? डिविडेंड, तो हमने लिख दिया a। b कौन हो गया? b डिविजर होता है, यहाँ पर डिविजर कौन है इस वाले में? यहाँ पर डिविजर है 5। एंड c बताओ कुछ है क्या यहाँ पर? क्वोशंट है क्या? क्वोशंट यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर अगर क्वोशंट नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे? c। आप कहोगे सर क्यों क्वोशंट नहीं है यहाँ पर? क्वोशंट क्यों होगा भाई? हमारे को जब तक डिविडेंड पता ही नहीं है तो क्वोशंट कैसे निकालेंगे? एक बार बताओ, यहाँ पर हमें a पता है क्या? हमें a पता है क्या? यहाँ पर डिविडेंड जब तक नहीं पता होगा क्वोशंट निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा ना, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर? c लिख दिया। c क्या है? कोई सम इंटीजर होगा, सम पॉजिटिव इंटीजर होगा।
क्लियर है बात। तो हमको अब क्या करना है, अब इस चीज को हमारे को 5 डिवाइड्स a, इसको हमारे को क्या लिखना है, a इज इक्वल टू 5c, a इज इक्वल टू 5c। और ये a इज इक्वल टू 5c कैसा आया मैंने आपको बता दिया है ना। फॉर सम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर, इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर लिख देना c। क्लियर है बात। चलिए अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पर a इज इक्वल टू 5c। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों को स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं अभी आपको बताऊंगा स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो मैं अगर जब इसको स्क्वायर करूंगा, अभी इसको मैं स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पर भी मैं a स्क्वायर एंड यहाँ पर भी मैं स्क्वायर करूँगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5c स्क्वायर। अब यहाँ पर हो गया हमारा a स्क्वायर और 5c स्क्वायर बोले तो 25c स्क्वायर। ठीक है, क्यों करा मैंने ए स्क्वायर, आप पूछोगे मेरे से सर यहाँ पर स्क्वायर क्यों किया। देखो स्ट्रेटेजी और अप्रोच का खेल है पूरा। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी देखना आप, यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर क्यों करा, क्योंकि मुझे पता है ए स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी ए स्क्वायर की वैल्यू, दिख रहा है आपको ए स्क्वायर की वैल्यू दिख रही है ना। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो भले, क्योंकि ए की हमारी आ गई ना, ए का रिलेशनशिप आ गया 5 डिवाइड्स ए, 5 इज द फैक्टर ऑफ ए, इसलिए ए का रिलेशनशिप आ गया। अब बी का निकाल रहे हैं हम। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, बी का रिलेशन। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं आपको क्या समझा रहा था, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5b स्क्वायर है, इसलिए समझ रहे हो मेरी बात को। तो हम क्या करेंगे, अब ए स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे बस 5b स्क्वायर। इसलिए मैंने क्या करा, इनको मेरे को पता चल गया कि a इज इक्वल टू 5c आ गया, मतलब a को हम क्या बना सकते हैं, अब a स्क्वायर बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5b स्क्वायर है, इसलिए हमने a स्क्वायर बनाया। तो यहाँ पर तो करूँगा नहीं, इक्वेशन बैलेंस रखनी पड़ेगी, तो हमने यहाँ पर भी अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी हम स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर कर दिया हमने। क्लियर है। अब देखो a स्क्वायर की जगह पुट करूँगा मैं वैल्यू 5b स्क्वायर, ये क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, 25c स्क्वायर। यहाँ पर रीज़न लिख दो भाई, बिकॉज जो a स्क्वायर है उसकी वैल्यू है हमारी 5b स्क्वायर, यहाँ से ली है हमने। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है ना। चलो तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर आ गया हमारा। अब देखो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ये हो गया हमारा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर हो गया। b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, 5 इज द फैक्टर ऑफ c स्क्वायर, यहां पर देखो इस वाले को, 5 इज द फैक्टर ऑफ c स्क्वायर, देन 5 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर नहीं होगा क्या। बताओ, अगर 5 जो है, मैंने अभी यहां पर भी आपको समझाया था, c में मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूंगा ना, तो 5c स्क्वायर जो होगा वो डिविजिबल होगा 5 से 100%, क्योंकि 5 इंटू में है यहां पर। तो अगर c में मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूं तो 5c स्क्वायर जो होगा वो डिविजिबल होगा किससे, 5 से। अब मुझे एक बार बताओ, अगर 5 इज द फैक्टर ऑफ c स्क्वायर, देन 5 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हम बोल सकते हैं ना 5 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। क्यों बोल सकते हैं, यहाँ पर रीजन डाल दो, बिकॉज 5 इज द फैक्टर ऑफ 5c स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ मुझे 5 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर होगा तो 5 इज द फैक्टर ऑफ b होगा या नहीं होगा। अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है अगर 5, तो b को भी तो डिवाइड करेगा 5। भाई b में अगर मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूँ, मान के चलो b में मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर दूँ, लेकिन डिवाइड हो रही है, मतलब b में कोई वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 25 डिवाइड हो रहा है ना 5 से। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये b की वैल्यू जो थी, b कौन था 5, तो 5 डिवाइड नहीं होता क्या 5 से, हो रहा है ना। तो जब स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो वो भी तो डिवाइड होगा, ओनली वैल्यू भी तो डिवाइड होगी, तो इसलिए मैंने लिख दिया 5 डिवाइड्स बाय b, या 5 इज द फैक्टर ऑफ b। क्लियर है। अब यहां पर देखो, ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड आ गई। अब फर्स्ट एंड सेकंड को देखो आप ध्यान से। अब फर्स्ट एंड सेकंड को आप देख रहे होंगे, यहां पर 5 इज द फैक्टर ऑफ a एंड 5 इज द फैक्टर ऑफ b, मतलब a और b जो लिया था हमने, ये कौन सा a और b, ये दोनों नंबर लिया था ना a और b, इनके जो फैक्टर आ रहे हैं वो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है। a का भी फैक्टर 5 आ रहा है, b का भी फैक्टर 5 आ रहा है, ये हमने दिखाया है शो करके आ रहा है। अगर दोनों का फैक्टर 5 आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों का फैक्टर तो हमारा आया ही नहीं है 1, HCF तो 1 आया ही नहीं, HCF तो अब क्या हो गया हमारा 5 हो गया। यहाँ पर कॉमन फैक्टर 1 तो आ ही नहीं रहा है, जबकि हमें पता है कि जितने भी कोप्राइम नंबर्स होते हैं उनका HCF जो होता है वो क्या होता है 1 होता है। क्लियर है बात, समझ रहे हो मेरी बात को। इसका मतलब है कि इसका अगर हमारा 1 नहीं आया है, a और b का HCF अगर हमारा 1 नहीं आ रहा है, मतलब कॉमन फैक्टर हमारा 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने जो माना है इसको रेशनल नंबर, वो हमने क्या माना, गलत माना, कि ये रेशनल नंबर है ही नहीं।
क्लियर है? तो अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या होगा? दूसरा ऑप्शन इरेशनल ही होगा। ठीक है, तो हमने क्या माना, इसको एक तरह से गलत माना। तो हमें क्या लिखना है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, देखो वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन आप लंबी की वो मत करो, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। ठीक है, एक तो होता है कि मैं 3-4 मिनट के अंदर वीडियो खत्म कर देता है, बस लिख देता है इसको और समझा देता, ठीक है, बट मैंने एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपने ये 20 मिनट्स दे दिए तो मान के चलो कि आपके सभी टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे इस रूट वाली के। क्लियर है? तो ध्यान से देखो बस, और कुछ ही नहीं है। तो वी फाइंड दैट ए एंड बी, अभी मैंने जो बोला उसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेते हैं, हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। This contradicts the fact that A and B are co-prime। ठीक है, जो हमने co-prime माना था A and B को, वो हमारा क्या हो गया? एक तरह से गलत साबित हो गया। Hence आपको लिखना है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं एंड वाली, हैंस √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। क्लियर है बात? तो आपको आ गया समझ में? क्लियर है ना? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ ही नहीं है, बस आप चीज़ों को समझोगे तो सब चीज़ें आसान हो जाएगी। क्लियर है? तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।